गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज साझेदारी का 4th चैप्टर साझेदारी फर्म का विघटन की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, ये भी महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं साझेदारी फर्म का विघटन किसे कहते हैं। क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। प्यारे बच्चों, साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 के अनुसार फर्म के सभी साझेदारों के मध्य साझेदारी की समाप्ति ही साझेदारी फर्म की समाप्ति है, साझेदारी फर्म का विघटन है। अर्थात जब सभी साझेदारों के मध्य साझेदारी समाप्त हो जाती है, साझेदारी का विघटन हो जाता है, साझेदारों के मध्य समझौता समाप्त हो जाता है, तो उसे साझेदारी फर्म का विघटन कहते हैं। साझेदारी के विघटन और साझेदारी फर्म के विघटन में अंतर होता है। जब साझेदारी समझौते में परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन लाभानी के अनुपात में परिवर्तन के कारण हो सकता है। ये परिवर्तन नए साझेदार के प्रवेश के संबंध में हो सकता है। यह परिवर्तन किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण के संबंध में हो सकता है और ये परिवर्तन किसी साझेदार के दिवालिया या किसी साझेदार की मृत्यु होने पर हो सकता है। तो ऐसी दशा में साझेदारी समझौते में परिवर्तन होता है, साझेदारी समाप्त हो जाती है, तो इसे साझेदारी का समापन कहते हैं। लेकिन साझेदारी फर्म चलती रहती है और उसका पुनर्गठन हो जाता है। साझेदारी के समापन पर, साझेदारी के विघटन पर साझेदारी फर्म का विघटन नहीं होता। लेकिन जब सभी साझेदारों के मध्य साझेदारी समाप्त हो जाती है, सभी साझेदारों के मध्य साझेदारी समझौता समाप्त हो जाता है, साझेदारी फर्म का व्यवसाय बंद कर दिया जाता है और साझेदारी व्यवसाय के संपत्तियों को बेचकर बाहरी दायित्व और सभी साझेदारों का भुगतान कर दिया जाता है, तो इसे साझेदारी फर्म का विघटन कहते हैं। प्यारे बच्चों, साझेदारी फर्म का विघटन ऐच्छिक भी हो सकता है, अनिवार्य भी हो सकता है, या समझौते के आधार पे भी साझेदारी फर्म का विघटन हो सकता है। इस चैप्टर की और अधिक थ्योरी जानने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर इस चैप्टर से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। आज से इस चैप्टर के एनसीईआरटी बुक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। रोज और लिली का लाभानी विभाजन अनुपात 2:3 है। 2/5 और 3/5 इनका लाभानी अनुपात है। 31 मार्च 2017 को उनका आर्थिक चिट्ठा निम्नवत है। लेनदार 40,000, लिली से ऋण 32,000, लाभानी खाता 50,000, पूंजी दे रखी रोज की 2,40,000 और लिली की 1,60,000। इधर संपत्तियां दे रखी हैं। संपत्तियों में रोकड़ दे रखी है 16,000, देनदार 80,000 और संदेह ऋण के लिए प्रावधान घटा रखा 3,600, तो 76,400 के देनदार हैं। स्टॉक 1,09,600, प्राप्य विपत्र 40,000, भवन 2,80,000। इस प्रकार आर्थिक चिट्ठे का योग 5,22,000 रुपए है। रोज और लिली स्थिति को फर्म के विघटन का निर्णय करते हैं। साझेदारी फर्म का विघटन हो रहा है। संपत्तियां प्राप्य विपत्र को छोड़कर से वसूली 4,84,000 लेने के लिए सहमत है। लेनदार का जो भुगतान 38,000 पर सहमत है। वसूली की लागत 2,400 रुपए है। फर्म में मोटरसाइकिल है जिसको फर्म के रुपए से लिया गया, लेकिन फर्म की पुस्तकों में नहीं दर्शाया गया। इसका विक्रय 10,000 में किया गया।
बकाया बिजली के बिल के संबंध में संभावित दायित्व 5,000 है। प्राप्य वित्त को रोज ने 33,000 में लिया है। वसूली खाता, साझेदारों के पूंजी खाते, ऋण खाता तथा रोकड़ खाता तैयार कीजिए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको वसूली खाता बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। साझेदारी फर्म का जब विघटन हो जाता है तो साझेदारी फर्म की संपत्तियों को बेचकर उसके दायित्वों का भुगतान किया जाता है। संपत्तियों की वसूली और दायित्वों के भुगतान से संबंधित लाभ हानि ज्ञात करने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे वसूली खाता कहते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में बैंक और रोकड़ तथा जो बनावटी संपत्तियां हैं उनको छोड़कर सारी संपत्तियां डेबिट पक्ष में दिखाई जाती हैं और पुस्तक मूल्य पर दिखाई जाती हैं। साथ ही जो बाहरी दायित्व हैं उनको क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। संपत्तियों की जो वसूली है उसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे और अगर किसी साझेदार ने संपत्तियों को लिया है तो उसको भी क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। या ऐसी कोई संपत्ति है जिसका पुस्तकों में नहीं दिखाया गया है लेकिन वो फर्म के पैसे से खरीदी गई है तो उसका बाजार मूल्य, उसका बिक्री मूल्य रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखाया जाएगा। लेनदारों का भुगतान, बाहरी दायित्व का भुगतान डेबिट पक्ष में दिखाएंगे, वसूली व्यय का भुगतान डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। ऐसा कोई भी संभावित दायित्व जिसका भुगतान करना पड़ रहा है तो उसको भी डेबिट साइड में दिखाएंगे। इस प्रकार वसूली खाते का जो अंतर आएगा वो लाभ हानि होगा वसूली खाते से और उसको सभी साझेदारों में लाभ हानि अनुपात में विभाजित कर दिया जाएगा। अगर क्रेडिट साइड का टोटल अधिक होता है, डेबिट साइड का कम होता है तो लाभ होगा और डेबिट साइड का अधिक होता है, क्रेडिट साइड का कम होता है तो हानि होगी। और ये वसूली से लाभ हानि सभी साझेदारों के पूंजी खाते में लाभ हानि अनुपात में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में डेबिट साइड में रोकड़ को छोड़कर सारी संपत्तियां लिखनी है पुस्तक मूल्य पर, चिट्ठे में दिखाए गए मूल्य पर। तो टू डेब्टर्स लिखेंगे 80,000 रुपए के और इसमें जो संधि ऋण के लिए प्रावधान दे रखा है इसको क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 3,600। उसके बाद टू इन्वेंट्री लिखेंगे, स्टॉक दे रखा है 1,09,600। टू बिल रिसीवेबल्स लिखेंगे 40,000 रुपए, प्राप्य पे दे रखे हैं। टू बिल्डिंग लिखेंगे 2,80,000 रुपए। इसके बाद क्रेडिट साइड में बाई क्रेडिटर्स लिखेंगे 40,000। इसके बाद जो संपत्तियों की वसूली दे रखी है उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई कैश। जो मोटर साइकिल थी जिसको फर्म की पुस्तकों में नहीं दिखाया गया था जबकि फर्म के पैसे से ही खरीदी गई थी, उसका बिक्री मूल्य 10,000 और जो अन्य संपत्तियां हैं उनका जो बिक्री मूल्य है वो 4,84,000। इस प्रकार सभी संपत्तियों से जो वसूली है वो 4,94,000 रुपए की है। प्राप्य पत्र को रोज ने लिया है और रोज ने 33,000 रुपए में ये प्राप्य पत्र लिए हैं तो बाई रोज कैपिटल 33,000 रुपए। उसके बाद दायित्व का भुगतान डेबिट में लिखेंगे टू कैश। लेनदार का जो भुगतान किया गया है क्रेडिटर्स का 38,000 और इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो भुगतान किया गया है 5,000 और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का भुगतान किया गया है 2,400 रुपए। इस प्रकार कुल बाहरी दायित्वों का भुगतान किया गया है 45,400 रुपए। अब टोटल कर लेंगे कि क्रेडिट साइड का टोटल 5,70,600 है, डेबिट साइड का टोटल करके घटा देंगे तो इस प्रकार ये 15,600 रुपए का वसूली से लाभ होगा जिन्हें साझेदारों के लाभ अनुपात में उनके पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर 15,600 का 2/5 रोज के कैपिटल अकाउंट में हस्तांतरित करेंगे 6,240
और 15,600 का 3/5 लिली के पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे 9,360। तो इस प्रकार ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। रोज के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा था चिट्ठी में 2,40,000 और लिली का 1,60,000। उसके बाद लाभानी खाता दे रखा आर्थिक चिट्ठी में, ये लाभानी अनुपात में बांट दिया जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 50,000 दे रखा, इसका 2/5 और 3/5 निकाल लेंगे तो 20,000 और 30,000। रियलाइजेशन से जो प्रॉफिट हुआ उसको भी लिख देंगे बाई रियलाइजेशन 6,240 और 9,360। इसके बाद जो रोज ने संपत्ति ली है प्राप्य पत्र, उसको डेबिट साइड में लिख देंगे टू रियलाइजेशन। रोज के कैपिटल अकाउंट में 33,000 टोटल कर लेंगे और जो अंतर आएगा उसको टू कैश लिखेंगे, इनका भुगतान कर दिया जाएगा टू कैश। रोज का कैपिटल अकाउंट का जो टोटल है 2,66,240 रुपए, तो इसका टू कैश लिख देंगे 2,33,240 रुपए, क्योंकि 33,000 रुपए इसके जो प्राप्य पत्र हैं वो घट जाएंगे। लिली के पूंजी खाते का टोटल है 1,99,360। इसमें कोई संपत्ति नहीं ली है तो 1,99,360 रुपए का इसका भुगतान हो जाएगा टू कैश 1,99,360। प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाते हैं। उसके बाद हम लिली का लोन अकाउंट बनाएंगे। लिली का लोन दे रखा है जिसको क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी 32,000 रुपए और इसका भुगतान कर दिया जाएगा टू कैश लिख देंगे 32,000 रुपए। इसके बाद आप कैश अकाउंट बनाएंगे। टू बैलेंस बीडी लिखेंगे 16,000 रुपए और जो भी प्राप्ति हुई है उनको डेबिट साइड में लिखेंगे टू रियलाइजेशन 4,94,000। मोटरसाइकिल से 10,000 रुपए प्राप्त हुए थे और अन्य संपत्तियों से 4,84,000 रुपए प्राप्त हुए थे। इस प्रकार कुल जो प्राप्ति संपत्तियों से हुई है 4,94,000 रुपए। इसके बाद जो भुगतान किया है उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। क्रेडिटर्स को 38,000 का भुगतान किया है। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000 रुपए और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,400 रुपए। इस प्रकार 45,400 का ये भुगतान बाहरी दायित्व का किया गया है। लिली के लोन का भुगतान करा 32,000 रुपए और बाकी राशि का भुगतान साझेदार को किया गया है बाई रोज कैपिटल अकाउंट। लिखेंगे 2,33,240 रुपए, आप कैपिटल अकाउंट में देख सकते हैं, और बाई लिली कैपिटल अकाउंट 1,99,360 रुपए। इसका टोटल कर लेंगे और टोटल बराबर आएगा 5,10,000 रुपए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये आपका कैश अकाउंट बन जाता है और इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और उम्मीद करते हैं सभी बच्चों के समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आती है तो आप निसंकोच कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।